हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 16। इससे पहले ऑलरेडी 15 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। ऑप्शंस है घास के मैदानों के, फिर चक्रवातों। ऑप्शन सी है अमेरिका में स्थित झीलों के, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध घास के मैदानों के नाम हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, घास के मैदानों के नाम हैं। अब यहाँ अवस्थिति के आधार पर घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय, ये घास के मैदान है। और फिर आपको बता दो कि जो उष्ण कटिबंधीय है इसमें कौन कौन आते हैं। तो एक सवाना, लानोस, कंपोस, पटाना और सेल्वास, ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपीज है, फिर क्वींसलैंड है, फिर प्रेयरी है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स, फिर कैटरबरी और पुस्टाज, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो यहाँ पे ये पंपास, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। फिर स्टेपीज, ये यूरोप और यूरेशिया में है। ये कहाँ है? यूरोप और यूरेशिया बोल सकते हैं, यूरेशिया। और फिर सवाना अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में स्थित है। और प्रेयरी अमेरिका और कनाडा में स्थित है। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, यह वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। ऑप्शन बी है, यह श्रीनगर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। चौथा ऑप्शन है कन्याकुमारी में। और ये ऑप्शन नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। आपको ध्यान में रखनी है कि रायसीना हिल पर मुख्य दिल्ली क्षेत्र अवस्थित है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये जलप्रपात मांडवी नदी पर है। कहाँ पे है? अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कहाँ है, मांडवी नदी पर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शंस है पवन के निक्षेपण क्रिया से, पवन के अपरदन क्रिया से, हिमनद के निक्षेपण क्रिया से, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पवन के अपर्दन क्रिया से। और आपको ध्यान में रखनी है कि इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वीपीय पर्वत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरमट्टम विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। यहाँ पे 4 तथ्य दिया हुआ है। पहला है सहारा रेगिस्तान के स्थानीय पवन, दूसरा है गर्म एवं शुष्क पवन है, अरब रेगिस्तान के स्थानीय पवन है, या फिर ईरान के स्थानीय पवन है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए कि यहाँ कौन सा कथन को यहाँ पे पहचानना है कि हरमट्टम विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, तो इसमें से कौन वाला सही होगा। तो ऑप्शन से में है केवल 1, या फिर बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी है 2 और 3, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हरमट्टम सहारा रेगिस्तान की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, सहारा रेगिस्तान के स्थानीय पवन, और ये क्या है, गर्म एवं शुष्क पवन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शंस है महासभा, ऑप्शन बी है महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, ऑप्शन सी है महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। और आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका बोले तो 1/3 भाग 5 वर्ष के बाद हट जाते हैं, 5 वर्ष के बाद हट जाते हैं। और फिर इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है, 9 वर्षों के लिए होता है। और एक आप और याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा जो है वो क्या है, भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, फ्रेंच और अंग्रेजी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन कथन सही है। ऑप्शंस है राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत के अवधारणाएं हैं, ऑप्शन सी है राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दिए गए सभी कथन सत्य हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित भी करता है, फिर स्वतंत्रता समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं है, फिर राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। ऑप्शंस है 10वें, 12वें,
15वें, 24वें या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के 15वें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 15वें संशोधन से। और 10वें संविधान संशोधन में 1961 के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और 12वें संविधान संशोधन में 1962 के द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? ऑप्शन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन बी है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन सी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सा आंसर होगा? एक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है और एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी है महासंघ, ऑप्शन सी है एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान देश को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यों का संघ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति निम्न आय, फिर प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, तो ऑप्शन सी है उच्च निरक्षरता, फिर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त तीनों पिछड़े देश की विशेषताएं हैं। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात यह विशेषता नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में उच्च श्रम अनुपात होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन एवं खनन को रखा गया है और कृषि क्षेत्र में श्रम की अधिकता होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये विशेषता नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यावसायिक बैंक का कार्य है। ऑप्शन है साख नियंत्रण करना, ऑप्शन बी है ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना, ऑप्शन सी है अंतिम ऋणदाता का कार्य करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यावसायिक बैंक का कार्य है ग्राहकों के जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण भी देना। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। और व्यावसायिक बैंक जनताओं के लेन देन का बैंक है और आप ध्यान में रख सकते हैं कि आरबीआई बैंकों का बैंक है और यह भारत सरकार का भी बैंकर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है। ऑप्शन है 2004 से 2005, 2011 से 2012, 2012 से 2013 या फिर 2013 से 2014 फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 2011 से 2012 है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 2011 से 2012। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में कमी, ऑप्शन बी है कृषि की प्रमुखता, ऑप्शन सी है भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अभिलक्षण नहीं है कि भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। ठीक है, और आपको ध्यान में रखनी है, भारत अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रोजगार आज भी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का भारी दबाव है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑप्शन बी प्रो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी रॉल्फ नादर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर को माना जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ नादर। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2006 के बिहार पंचायत राज राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? ऑप्शन है 5000, ऑप्शन बी है 7000, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त 7000 है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7000। और आपको ये याद रख सकते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। इसका कार्यकाल ग्राम पंचायत की तरह ही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक। और आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार में है और गिर नल सरोवर अभ्यारण्य ये गुजरात में है और काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है और पंचमढ़ी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। आप इतना ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला संरक्षित वन है। ऑप्शन से गिर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और यह उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई
एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? ऑप्शंस है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है शरत चंद्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वी.डी. सावरकर स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिखी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। और आप ध्यान में रख सकते हैं कि वी.डी. सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित सेल्युलर जेल में काला पानी की सजा दी थी। और एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि वी.डी. सावरकर ने 1904 में कब 1904 में अभिनव भारत नामक, कौन सा? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की ये स्थापना की थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है जमुई, ऑप्शन बी है जहानाबाद, ऑप्शन सी है अरवल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में अभ्रक की उपस्थिति जमुई जिले में है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जमुई। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में अभ्रक मुख्यतः कहाँ कहाँ उगाए रहता है? गया में, नवादा में, जमुई, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों पर ये पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। आप ये इतना याद रख सकते हैं। और इसके अलावा कोडरमा, गया, हजारीबाग, अजमेर आदि स्थानों पर भी अभ्रक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सो आज हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इसके लिए बाय, थैंक यू।